अर्थशास्त्र प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आज हम लोग तीसरा पार्ट मुद्रा, बचत व साख प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा मतलब पैसा, बचत जो आप मुद्रा कमाते हैं उसमें जो बचत करते हैं, और साख का मतलब होता है उधार। तो इस पाठ का हम प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। क्या कठिनाई थी? तो इसकी कठिनाई थी क ख दोनों। तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ठीक है। मूल्यांकन की कठिनाई, ठीक है। तो मूल्यांकन की कठिनाई और आवश्यकताओं को दोहराना ये संभव नहीं था, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में उस समय वस्तु के बदले वस्तु क्या किया जाता था? बदला जाता था। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा का प्राचीन रूप है। तो मुद्रा का प्राचीन रूप क्या है? वस्तु मुद्रा। हम पहले भी बता चुके हैं कि वस्तु मुद्रा, वस्तु के बदले वस्तु को क्या बेचा और कीना जा सकता था। दूसरा प्रश्न और आगे, किस धातु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया गया? तो वो था, मुद्रा का जो प्रयोग हुआ था सोना और चांदी, मतलब पुराने ज़माने में सोना और चांदी के सिक्के चलते थे। चौथा प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। मतलब कोई भी आप वस्तु किनते हैं, क्या करते हैं? उसके लिए आप मुद्रा देते हैं। तो ये विनिमय का साधन है जो विनिमय होता है। पांचवा प्रश्न है, बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व। तो बचत को प्रभावित करने वाले ये तीनों जो हैं वो तत्व हैं: बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा और बचत करने की सुविधा। यह तीनों हैं। अब हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है, विनिमय की आरंभिक अवस्था में व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। कथी पर था? तो वस्तु विनिमय पर आधारित था। दूसरा प्रश्न है, जब एक किसान चावल देकर जुलाहे से कपड़ा लेता तब यह क्या कहलाता? वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण कहलाता। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक समाज। आधुनिक समाज में प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा मतलब कागज की मुद्रा चलती थी। चौथा प्रश्न है, मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। तो क्या है? विनिमय के माध्यम के रूप में। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग से आवश्यकताओं के क्या होता है? दोहरे संयोग की कठिनाई को दूर हो गया। छठा प्रश्न है, मुद्रा धुरी वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था घूमती है। वाकई में मुद्रा अगर नहीं रहता तो क्या हमारी जो उपभोग की वस्तु है या जो भी अर्थव्यवस्था है उसके धुरी में घूमती है। ये सही बात है। सातवां प्रश्न है, मुद्रा उपभोक्ताओं को अपनी सीमित आय से अत्यधिक संतोष प्राप्त करने में सहायता करता है। जो आपका आय है और आप जितना बचत करते हैं, ये सब क्या है? आप मुद्रा के लिए करते हैं। आठवां प्रश्न है, बचत क्या है? आय का वह भाग है जिसका वर्तमान में उपभोग नहीं किया जा सकता है। नौवां प्रश्न है, आय में वृद्धि होने के साथ ही उधार के अनुपात में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? तो अनुपात में वृद्धि होती है। जिस व्यक्ति की साख अधिक है उसे बहुत आसानी से क्या मिल जाता है? उधार मिल जाता है। और आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। तो अब हम लोग मिलान वाला करेंगे, ठीक है। ऋण लौटाने की क्षमता क्या कहलाता है? साख कहलाता है। वस्तु का प्रत्यक्ष आदान प्रदान क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। तीसरा है, वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग, यह क्या कहलाता है? तो वस्तु मुद्रा कहलाता है। चौथा है, विनिमय का सर्वोत्तम साधन क्या है? मुद्रा है। और पूंजी का निर्माण बचत करता है। सही और गलत
प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु या सेवा का अन्य वस्तु या सेवा से प्रत्यक्ष रूप में विनिमय किया जाता है। तो यह बात सही है। दूसरा प्रश्न है, मुद्रा वस्तु मुद्रा के अंतर्गत विनिमय में कोई कठिनाई नहीं होती है। गलत है। तीसरा प्रश्न है, धातु मुद्रा पर जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी बात गलत है। चौथा प्रश्न है, आधुनिक समय में धातु मुद्रा सांकेतिक मुद्रा का कार्य करती है। तो यह सही बात है। पांचवा प्रश्न है, मुद्रा का सर्वमान्य होना आवश्यक नहीं है। ये भी गलत है। छठा है, मूल्य मापन का कार्य मुद्रा का एक गौण कार्य है, मतलब गलत है। सातवां है, मुद्रा का प्रयोग भविष्य में भुगतान करने के लिए भी होता है। तो आठवां प्रश्न भी सही है। नौवां, राष्ट्रीय आय का वितरण समान होने पर लोगों की बचत करने की क्षमता अधिक होती है। तो ये बात गलत है। दसवां है, शाख मुद्रा का निर्माण व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया जाता है। तो ये बात सही है। और 11वां है, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है। तो ये बात सही है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये भी बात सही कही गई है। मुद्रा है तो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है तो मुद्रा है, मुद्रा से ही इंसान है और यह समाज भी मुद्रा से ही चलता है। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का श्रृंखला में चलेंगे। पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? तो किसी वस्तु या सेवा का, मतलब आप कोई भी वस्तु या सेवा विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप में होना वस्तु विनिमय है। जैसे आप कोई सामान किनते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, आप एक मूल्य देते हैं, तो ये प्रत्यक्ष होता है। दूसरा है, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से आप क्या समझते हैं? तो आवश्यकताओं के दोहरे संयोग से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकताओं में भिन्नता होना, जिससे वस्तुओं के वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई आती थी। आपको पता है कि पहले के ज़माने में वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो अगर आपको कपड़ा किनना है और किसी के पास अनाज है तो कपड़ा लेने में मुश्किल होती थी। तीसरा प्रश्न है, मुद्रा के प्रयोग से विनिमय का कार्य कैसे सरल हो जाता है? उत्तर लिखेंगे, मुद्रा के प्रयोग से विनिमय का कार्य इसलिए सरल हो जाता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है, और जब मुद्रा हो जाएगा तो वो कोई भी सामान किन सकता है, तो और इसकी आवश्यकताओं की अन्य वस्तु भी खरीद सकता है। इसलिए मुद्रा का होना बहुत ही जरूरी था। चौथा प्रश्न है, किस धातु या धातु मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो सोना और चांदी वाले सिक्के उस समय बहुत जमाने पहले हुआ करते थे। अब हम लोग पांचवा प्रश्न करेंगे। पांचवा प्रश्न है, ऐसे प्रमुख अर्थशास्त्रियों का उल्लेख करें जिनकी मुद्रा की परिभाषा सर्वमान्य पर आधारित है। तो इनमें पहला नाम मार्शल जी का आता है, रॉबर्ट एंसन और सिलिगैनमैन की परिभाषा। छठा प्रश्न है, मुद्रा की संवैधानिक परिभाषा क्या है? आखिर मुद्रा है क्या, उसकी परिभाषा क्या है? तो मुद्रा की संवैधानिक परिभाषा मुद्रा के राजकीय सिद्धांत पर आधारित है। जर्मन अर्थशास्त्री प्रोफेसर नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाता है। जैसे हम लोग का मुद्रा कौन है? रुपया। सातवां प्रश्न है, मुद्रा का प्रधान या प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्रधान और प्राथमिक कार्य सिर्फ और सिर्फ नहीं, विनिमय का माध्यम है, मतलब खरीद और बेच का माध्यम है। आठवां प्रश्न है, मुद्रा से उपभोक्ताओं को क्या लाभ होता है? तो उपभोक्ताओं को अपनी इच्छा और सुविधा अनुसार मुद्रा को खर्च करने का अधिकार होता है तथा अपनी सीमित आय में अधिकतम संतोष प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता मुद्रा के द्वारा ही वस्तु से मिलने वाली उपयोगिताओं को संतुष्ट होता है और वो संतुष्टि पा सकता है। तो मुद्रा नगर नहीं रहता तो मानव का जो अभी इतिहास है वो इस प्रकार से न रहता।
9वां प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के वितरण में मुद्रा किस प्रकार सहायक है? तो वर्तमान में वस्तुओं का उत्पादन कई साधनों व सहयोग से संपन्न है। उत्पादन के विभिन्न साधनों की उत्पादकता को मापने का कार्य मुद्रा द्वारा ही संपन्न होता है। इस प्रकार मुद्रा राष्ट्रीय आय का वितरण में सहायता प्रदान करता है। जैसे अगर आप कहीं दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ का रुपया और यहाँ का रुपया में अंतर हो जाता है। 10वां प्रश्न है, बचत का क्या अभिप्राय है? तो आय का वह भाग जो वर्तमान में उपभोग न किया जाए बचत कहलाता है। बचत से पूंजी का निर्माण होता है। आय बढ़ने से बचत करने की इच्छा में वृद्धि होती है। जब आपके पास 10 रुपया रहेगा और आप अगर 5 रुपया बचा लेते हैं, यही बचत कहलाता है। आगे 11वां प्रश्न है, साख क्या है? तो साख का संबंध विश्वास या भरोसा करने में है। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति के संस्था के साथ किसी साख का उल्लेख करते हैं तब उनमें ईमानदारी या ऋण लौटाने की क्षमता का बोध होता है। आप अपने घर में गांव देहात में जाते हैं, कहीं भी उधार सामान ले लेते हैं और कहते हैं क्या कि कल हम दे देंगे। ये क्या है? साख है। मतलब आप उसको कहते हैं कि हम कल लौटा देंगे, तो आपको दुकानदार क्या करता है? दे देता है। तो यही विश्वास है। 12वां प्रश्न है, साख मुद्रा का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो साख मुद्रा का निर्माण देश के व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया गया है, जिसको हम उधार भी कह सकते हैं। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों में मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या का कैसे समाधान करती है, 100 उदाहरण समझाना है। तो मुद्रा के आविष्कार के पूर्व जब मुद्रा नहीं था तो क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, परंतु इसके अंतर्गत वस्तुओं का आदान प्रदान करने में बहुत दिक्कत होता था। जब दो व्यक्ति पारस्परिक आवश्यकताओं का सामना करते, उदाहरण के लिए एक समय में एक व्यक्ति की आवश्यकता एक गाय की है, परंतु दूसरे व्यक्ति के पास बकरी है, तो इस अवस्था में विनिमय संभव नहीं होता था। इस प्रकार मुद्रा के प्रयोग की आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या समाप्त हो गई और मुद्रा का निर्माण हुआ। दूसरा प्रश्न है, वस्तु मुद्रा से आप क्या समझते हैं? अति प्राचीन काल में जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, उस समय मनुष्य मुद्रा के रूप में वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। आखेट युग में जानवरों की खाल या चमड़ों को पशुपालन युग या बैल, गाय, बकरी तथा कृषि युग जो भी पदार्थ था मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता था, जिसे हम वस्तु मुद्रा कहते हैं। अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे, किसी व्यक्ति की बचत करने की क्षमता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? उत्तर लिखेंगे, बचत करने की शक्ति क्षमता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्व व्यक्ति की आय का समाज में वितरण है। जिस देश में राष्ट्रीय आय का वितरण असमान होता है, वहाँ बचत करने की शक्ति अधिक होती है। जैसे जिस व्यक्ति में ज़्यादा लोग पैसा कमाता है, वहाँ पर बचत ज़्यादा होता है। और हमारे देश में क्या है? कमाने वाला कम है, खाने वाला ज़्यादा है। इस कारण से क्या होता है? हम लोग हमेशा कर्ज में रहते हैं। चौथा प्रश्न है, किसी व्यक्ति के बचत करने की इच्छा किन बातों से प्रभावित होती है? देखिए, बचत करने की मात्रा बचत करने की इच्छा पर निर्भर करता है। बचत करने की इच्छा मनुष्य के निश्चित भविष्य को देखकर करता है। यह सोचकर पारिवारिक स्नेह के कारण ही धनी व्यक्ति की प्रतिष्ठा सम्मान देखकर करता है। कुछ व्यक्ति स्वभाव से कंजूस होते हैं, उनमें बचत करने की इच्छा अधिक होती है। आप भी अपने समाज में देखते हुए फलाने के पास ज़्यादा पैसा है, तो क्या होता है? वो अपने मन को मारता है, तभी उसके पास पैसा ज़्यादा होता है। यही चीज़ इसमें समझाने की कोशिश की गई है। पांचवा प्रश्न है, साख की उत्पत्ति व विकास की विवेचना करना है। तो साख की उत्पत्ति का इतिहास मुद्रा से भी बहुत पुराना है। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए भविष्य में भुगतान करने के वादे पर उधार दिया जाता है, जो कि आपको हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझाए थे। जब आप अपने घर में या कहीं भी जाते हैं, कोई दुकानदार से कोई सामान लेते हैं और उसको क्या करते हैं? देने का वादा करते हैं, तो यही साख कहलाता है। मुद्रा के आविष्कार के बाद साख प्रणाली का बहुत अधिक विस्तार हुआ। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में
ऋणों के लेन देन का कार्य अधिक सुगम हुआ तथा इसमें ऋणदाता केवल ऋणी व्यक्ति को ईमानदारी व उसके लौटाने की समर्थन जांच करते हैं। आरंभ में केवल उपभोक्ता के लिए साख की मांग होती थी। साख की मांग ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती थी जिनकी आय व्यय अपेक्षा कम होती थी। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा और औद्योगिक प्रगति के साथ साथ साख की मांग में भी बढ़ोतरी हुई। अब साख की पूर्ति लोगों के द्वारा की जाने लगी जिसके पास संचित धनराशि होती थी, लेकिन इस प्रकार व्यक्ति बिखरते गए। आज भी अपने समाज में देखिएगा, जो सूद लेने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं और 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये 8 रुपये 10 रुपये देते हैं। इसके फलस्वरूप ऐसे संस्थाओं की आवश्यकता अनुभव होने लगी जो विभिन्न व्यक्तियों के पास बिखरी हुई है, जिसे हम सूदखोर भी कहते हैं। जो कर आय धनराशि को एकत्रित करते थे, ऐसे व्यक्ति में संस्थाओं को कर्ज देते थे जिसकी आवश्यकता है बैंक की स्थापना इस कमी को पूरा कर दे, और उन्होंने ऋणदाताओं के बीच एक मध्यस्थ का काम प्रारंभ किया जिसे हम साख मात्र बहुत अधिक ऋण करते हैं। जैसे आप कोई भी बैंक में जाते हैं तो आपको अगर लोन लेना है तो क्या करते हैं, अपना साख देते हैं, माने हम अच्छे छवि के हैं, लेकिन वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेता है, आपके ज़मीन का मॉर्गेज करता है तब जाकर देता है। लेकिन हमारे यहाँ जो गांव देहात में सूदखोरी का काम करते हैं वो आपको डायरेक्ट दे देते हैं, 5 रुपये 6 रुपये 10 रुपये। ये क्या है, ये आपका साख है। जिसका साख अच्छा होता है उसको मिल जाता है ऋण, जिसका साख अच्छा नहीं होता है ऋण नहीं मिलता है। छठा प्रश्न है, साख के गुण या लाभ बताइए। तो अर्थव्यवस्था के संचालन में साख की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। साख मतलब पूंजी है जो गतिशील होता है। आप देखिए किसी दुकानदार के 10,000 5,000 15,000 20,000 1-1 लाख कर्जा होता है, लेकिन वो साख पर सामान लेता है और देता भी है। तो जिसका क्रेडिट बन जाता है वो क्या करता है, साख के बचत में पूंजी के उत्पादन में वृद्धि होती है, उसे क्या करता है, पूंजी बढ़ाता है। साख का प्रयोग होने से अधिकांश लेन देन के पात्र चेक या ड्राफ्ट में होता है, और बहुत लोग क्या करता है, चेक ले लेता है। अगर चेक क्या हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जेल जा सकता है। इसलिए मुद्रा की आवश्यकता घट जाती है। साख से बचत और पूंजी का निर्माण होता है और इसमें वृद्धि भी होती है। तो साख का विस्तार संकुचित अधिक सरलता से शीघ्र किया जाता है। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 अर्थशास्त्र में तीसरा पाठ मुद्रा बचत व साख प्रश्न उत्तर किए हैं, जो बिहार बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।